अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है गैमा डिके। हम रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने अल्फ़ा डिके पढ़ा है, उसकी एनर्जेटिक्स, और देन बीटा डिके, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज हमने गैमा डिके पढ़ना है। ठीक है, तो अल्फ़ा डिके और गैमा डिके, बीटा डिके में जो आपने पढ़ा है, आपने देखा था कि जो उसकी जनरल इक्वेशंस में कि जब आप अल्फ़ा डिके देखते हैं तो जो भी आपका पेरेंट न्यूक्लियाई होता है उसके मास नंबर पे भी इफ़ेक्ट आता है और उसके चार्ज नंबर पे भी इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, जब अल्फ़ा डिके होता है, बल्कि हम उसकी डेफिनेशन देखें तो अल्फ़ा डिके में मास नंबर जो है वो 4 डिक्रीज़ होता है और चार्ज नंबर जो है वो उसका 2 डिक्रीज़ होता है जब एक अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से एमिट होता है। ठीक है, तो जब बीटा डिके होता है तो हमने देखा था कि बीटा डिके में जो मास नंबर है वो सेम रहता है, जबकि जो उसका चार्ज नंबर है वो एक इंक्रीज़ या एक डिक्रीज़ होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बीटा डिके। 3 टाइप्स ऑफ बीटा डिके हमने देखी थी। बीटा डिके में आपने पॉजिटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके, और आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके जो था वो बीटा डिके जो की टाइप थी वो की थी। तो डिपेंडिंग अपॉन के प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्जन हो रही है या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन हो रही है, उसके हिसाब से आप इनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब गैमा डिके में क्या होता है? गैमा डिके आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोसीडिंग प्रोसेस है अल्फ़ा और बीटा का। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई जब अल्फ़ा डिके करता है और या बीटा डिके करता है तो आफ्टर डिके दे मे स्टिल इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ग्राउंड, ऐसा इन सम केसेस ऐसा हो सकता है कि अल्फ़ा डिके भी हो जाए और बीटा डिके हो जाए, किसी भी न्यूक्लियाई का वो अल्फ़ा डिके करे या बीटा डिके करे तो उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो हो सकता है कि अल्फ़ा और बीटा एमिशन के बाद भी वो कुछ एक्साइटेड स्टेट में रहें। ठीक है, तो उस एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो आपके न्यूक्लियाई हैं वो गैमा डिके कर सकते हैं। ठीक है, तो गैमा डिके जो है इससे ना तो मास नंबर पे कोई फ़र्क जो है वो पड़ता है, अब जो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई, ना ही उसके चार्ज नंबर पे कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसकी जो है वो स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, जो एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंडेड स्टेट में आता है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने लिखा है, क्योंकि जनरली आफ्टर अल्फ़ा और बीटा डिके न्यूक्लियाई आर लेफ्ट इन द एक्साइटेड स्टेट एंड हैव सरप्लस एनर्जी। तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी होती है और ये सरप्लस एनर्जी को वो रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम गैमा डिके कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट 60 की एग्जांपल है। जब ये बीटा डिके करता है और निकल में कन्वर्ट होता है तो ये देखिए यहाँ बीटा डिके हो चुका है, बट देयर इज ये स्टारिक साइन जो है वो शो कर रहा है कि स्टिल इट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट। तो इस एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने के लिए या ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये गैमा रेज जो है वो एमिट करता है। ठीक है, अच्छा जी, गैमा रेज जो है आपने पढ़ा हुआ है, जब हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी अल्फ़ा बीटा और गैमा की, हमने पढ़ा था कि जो गैमा रेज हैं ये अल्फ़ा और बीटा की निस्बत इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि इनकी जो आयोनाइजेशन होती है वो कम होती है, यानी कि ये कम आयोनाइजेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा एंड बीटा रेडिएशंस। ठीक है, तो जो गैमा रेज होती हैं ये चार्जलेस होती हैं और इनको हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये न्यूक्लियर से ओरिजिनेट होती हैं, न्यूक्लियस से आती हैं। ठीक है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका रेडियो वेव से स्टार्ट होता है और कॉस्मिक रेडिएशन पे ख़त्म होता है। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा वो एक ऐसा समझ लें कि एक समरी है, वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो शो करवाता है कि आपके पास कौन कौन सी जो रेडिएशन है वो एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त यूनिवर्स में, और उनकी वेवलेंथ कितनी है और उनकी एनर्जी कितनी है। तो उस स्पेक्ट्रम में आपकी गैमा रेज भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं और ये उसमें मोस्ट एनर्जेटिक कंसिडर की जाती हैं और इनका जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अब ये कहते हैं हम कि क्योंकि जो गैमा रेज होती हैं इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा और बीटा, तो हम ये कहते हैं कि ये लेकिन जो इनका इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा और बीटा। हमने देखा है अल्फ़ा के पास जो है
वो उसकी पेनिट्रेशन कम होती है लेकिन वो आयोनाइजेशन ज़्यादा करती हैं। बीटा जो होती हैं वो अल्फ़ा की निस्बत आयोनाइजेशन कम करती हैं और उनकी पेनिट्रेशन अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जबकि गैमा के बारे में हमने ये कहा था कि उनकी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं और वो आयोनाइजेशन कम करती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये चार्जलेस रेडिएशन है तो एक चार्ज पार्टिकल का जो इंटरेक्शन होगा वो मैटर के साथ वो और तरह का होगा, और एक अनचार्ज पार्टिकल जो होगा वो या रेडिएशन होगी उसका जो इंटरेक्शन होगा वो मीडियम के साथ वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गैमा रेज हैं ये चार्जलेस हैं, इसलिए इनका जो इंटरेक्शन है वो मैटर के साथ वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा और बीटा के साथ। अभी तक हमने जो गैमा रेज की इंटरेक्शन पढ़ी है मैटर के साथ कि गैमा रेज जो हैं वो मैटर के साथ 3 वेज में इंटरेक्ट करती हैं और अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करती हैं। 3 वेज कौन से हैं वो आपने पढ़े हुए हैं बार बार। इसमें आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, ये भी इंटरेक्शन है गैमा रेज की विद द मैटर। कॉम्पटन इफेक्ट है, उसके बाद पेयर प्रोडक्शन है। अब इन तीनों में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, तीनों में क्या है कि आपकी जो गैमा रेडिएशन है वो इंटरेक्ट कर रही है मैटर के साथ। ठीक है, किसी एटम के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए ये फिनोमिना होगा। बट डिफरेंट क्या है, इन तीनों में डिफरेंस ये है कि ये डिफरेंट किस्म की जो गैमा रेडिएशन, गैमा जो है वो रेडिएशन की टाइप तो सेम ही है बट उनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो जब सम टाइम जो होता है कि लो एनर्जी की गैमा रेज भी एमिट होती हैं, हाई एनर्जी की भी, तो एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से ये 3 डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब गैमा रेज की जो एनर्जी होती है वो लेस देन 250 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवी, 250 केवी से जब लेस होगा तो जब इस एनर्जी की गैमा रेज जब मैटर पे फॉल करेंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी 500 केवी से ज़्यादा और 1 MeV यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की गैमा रेडिएशंस होंगी और वो इंटरेक्ट करेंगी मैटर के साथ तो कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमिना होगा। ठीक है, और अगर इससे भी मतलब हाईली एनर्जेटिक हो जाए इन दोनों के मुकाबले में यानी ग्रेटर देन 1.02 MeV हो तो यही गैमा रेज जो हैं वो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना करेंगी। ठीक है, जितनी एनर्जी होगी वो मीडियम के उतने ही अंदर तक पेनिट्रेट करेंगी और डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो ऑब्जर्व होगा। अब देखते हैं कि जो गैमा रेडिएशन है, मैंने बोला है कि डिफरेंट एनर्जी की गैमा रेडिएशन जो है वो ऑब्जर्व होती हैं, तो वैरायटी ऑफ गैमा रेज है जो एमिट होती हैं, तो इसलिए इसका जो स्पेक्ट्रम है हम उसको देखते हैं वो किस तरह का है। जो गैमा का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा बनता है और इसका जो स्पेक्ट्रम हम देखते हैं कि एक्स रेज और गैमा रेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट इन दोनों के जो एक्स रेज हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गैमा रे स्पेक्ट्रम है वो इन्फॉर्मेशन देता है स्पिन और पैरिटी के बारे में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द गैमा रेज जो है जो उनकी रेंज होती है एनर्जी की वो अप्रॉक्सीमेटली वो कितनी है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वो होती है। ठीक है, अब गैमा रेज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने ये कहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट जो है मौजूद है, इसलिए इनको हम मल्टीपोल रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपोल रेडिएशंस हैं यानी गैमा रेज को हम मल्टीपोल रेडिएशंस भी कहते हैं। तो इसमें 2 तरह की ट्रांजिशन होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन भी होती हैं और मैग्नेटिक ट्रांजिशन। मल्टीपोल रेडिएशंस को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, एक एनर्जी लेवल से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करने को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन कब होती है, जब जो न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस हैं, ठीक है, उनमें उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आए। ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन से चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है तो ज़ाहिर है एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। तो वो एनर्जी कम भी हो सकती है, एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, उसकी वजह से जो ट्रांजिशन होगी उसको हम इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन कहेंगे। मैग्नेटिक ट्रांजिशन ये किस वजह से होगी, ये जो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जब करंट चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो
करंट प्रोड्यूस होता है, और जो करंट्स होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो बनते हैं। तो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चेंज होती है न्यूक्लियस के अंदर तो मैग्नेटिक ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो ये हमारी, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी गैमा रेडिएशन जो है वो मल्टीपोल रेडिएशंस है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने कहा है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों मौजूद हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। गैमा रेज को हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएम रेडिएशन है। तो जो ईएम वेव है वो क्या है, ईएम वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि जब हमारी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और अभी मैं ऊपर बता के हटी हूँ कि इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशन किस वजह से है, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशन किस वजह से है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब चेंज होता है न्यूक्लियस के अंदर, और मैग्नेटिक पोल रेडिएशन किस वजह से है, चेंज इन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैमा जो रेडिएशंस हैं या गैमा जो आपकी रेडिएशन है ये मल्टीपोल रेडिएशन है, ये 2 टाइप्स की होती हैं। तो ये दोनों टाइप्स मैंने आपको इसकी बता दी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल हैं रेडिएशंस उसको हम EL से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैग्नेटिक मल्टीपोल है उसको हम ML से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ये जो कैपिटल L है ये मल्टीपोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी मल्टीपोलैरिटी मीन पोल की बात करें ना हम, मल्टीपोल पोल की बात करें तो डायापोल है, क्वाड्रपोल है, ऑक्टोपोल है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मल्टीपोलैरिटी। तो ऑर्डर ऑफ मल्टीपोलैरिटी जो है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, 2⁻L। इलेक्ट्रिक मल्टीपोल को किससे रिप्रेजेंट करें, EL से, मैग्नेटिक मल्टीपोल को ML से, L कैपिटल L किस को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपोलैरिटी को। और ऑर्डर ऑफ मल्टीपोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या है, 2⁻L। फॉर एग्जांपल अगर हम लें L = 1, ठीक है, L = 1 का मतलब है 2⁻1 = 2। इट मीन्स कि ये किस किस्म की पोलैरिटी को शो कर रहा है, डाईपोल को, ये किसी डाईपोल को शो कर रहा है। तो डाईपोल को शो करने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, और इसमें इलेक्ट्रिक पोल भी मौजूद है, और इसमें मैग्नेटिक पोल भी मौजूद है। ठीक है, अगर हम L = 2 लेंगे तो 2⁻2 = 4, तो ये कौन सा बनेगा, क्वाड्रपोल। ठीक है, तो इसमें E2 कंपोनेंट मौजूद होगा और M2। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये ट्रांसफर्स होती हैं नेचर में। ठीक है, ट्रांसफर, और L = 0, हम देखें L = 1 ले रहे हैं, उसके बाद L = 2 ले रहे हैं, L = 0 कहीं पे नहीं लिखा हुआ। L = 0 का क्या मतलब है, L = 0 हम इसलिए नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि कोई रेडिएशन प्रेजेंट ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको हमेशा मल्टीपोलैरिटी को L = 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स का मतलब क्या है, सिलेक्शन रूल का मतलब ये है कि गैमा डिके कब होता है, मैंने आपको बताया जब कोई भी न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि जब, या हम ये कहते हैं, इसको एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपका न्यूक्लियाई हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिशन करता है, तो गैमा डिके जो है वो होता है, या गैमा रेडिएशन एमिट होती हैं। क्या हर तरह के न्यूक्लियाई हर तरह की ट्रांजिशन कर सकते हैं, नहीं, हर तरह के न्यूक्लियाई हर तरह की ट्रांजिशन जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकते कि इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन हो सकती है, इस लेवल, हर लेवल में ट्रांजिशन हो सकती है। तो ट्रांजिशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। तो 2 सिलेक्शन रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी ट्रांजिशंस न्यूक्लियाई को अलाउ हैं वो कर सकते हैं, और कौन सी ट्रांजिशन जो हैं वो नहीं कर सकते। इनको हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल। तो पहला रूल जो है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल, यानी कि वो सिलेक्शन रूल, वो रूल जो कि मोमेंटम की बेस पे है, एंगुलर मोमेंटम की बेस पे, यानी एंगुलर मोमेंटम की वजह से हम डिफाइन करेंगे कि आया ये ट्रांजिशन हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये JI जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्टेट को, और JF जो है वो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से जो एमिट हो रही है, जब ये ट्रांजिशन करता है JI से JF में, तो यहाँ से गैमा डिके हो रहा है या गैमा रेडिएशन एमिट हो रही है। ठीक है,
तो फर्स्ट सिलेक्शन रूल जो है वो हम इस यहाँ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने मल्टीपोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मल्टीपोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमें ये बताएगा, यानी कि यहाँ से आप देखें जे आई माइनस, ये कम से कम, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू और ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू, यहाँ से जब हम ये रेंज फाइंड आउट करेंगे तो हम पोल्स या पोलैरिटी को डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस एंगुलर मोमेंटम। इस रेंज से, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज से हमें मल्टीपोल या मल्टीपोलैरिटी जो वो आएगी, और जो हमें मल्टीपोलैरिटी से हमें क्या पता चलेगा कि कितने यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हैं वो इस ट्रांजिशन में ट्रांसफ़र होंगे। ये मैं भी आपको एग्जांपल कराऊंगी तो आपको इसकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सिंपल ये कर लें कि जब किसी इनिशियल से फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन होगी तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, मल्टीपोलैरिटी। यानी कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इनिशियल स्टेट का, टोटल एंगुलर मोमेंटम है फाइनल स्टेट का, ये आपको क्या देगा, मल्टीपोलैरिटी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड सिलेक्शन रूल है वो है पैरिटी का, पैरिटी सिलेक्शन रूल, ठीक है। अच्छा जी, जब भी गैमा डिके होता है, ठीक है, गैमा डिके होने के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि जो पोलैरिटी है, जो पैरिटी है, पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए। ये हमने पहले भी रिएक्शंस पढ़े हैं, जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम कहते हैं कि रिएक्शंस में जो है वो कंजर्व होनी चाहिए। तो इसी तरह जब गैमा डिके हो तो पैरिटी सिलेक्शन रूल ये कहता है कि पैरिटी जो है अगर कंजर्व रहती है उस ट्रांजिशन में तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल है और वो डिके जो है वो पॉसिबल है। तो ये रूल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पाई आई, पाई से पैरिटी को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनिशियल पैरिटी है और ये आपकी फाइनल पैरिटी है और ये आपका पैरिटी ऑफ द गैमा रे है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल स्टेट की पैरिटी, फाइनल स्टेट की पैरिटी और ये गैमा रेडिएशन की जो पैरिटी है, ठीक है। तो गैमा रेडिएशन की जो पैरिटी निकालने का तरीका क्या है, हमेशा आपको इनिशियल या फाइनल स्टेट की दी जाएगी पैरिटी, और गैमा की पैरिटी निकालने का एक ही फार्मूला है, क्योंकि ये पैरिटी का फार्मूला है। जब अब आपने पहला चैप्टर पढ़ा था प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का, उसमें आपने पैरिटी का फार्मूला पढ़ा था -1⁻L। वहाँ पे आपने L को एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोला था। तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे अब हम इसको मल्टीपोलैरिटी में डिफाइन कर रहे हैं। तो आपने जब भी पैरिटी फाइंड आउट करनी है तो पैरिटी का फार्मूला यही होगा, -1⁻L या -1⁻L+1। अगर आपने इलेक्ट्रिक मल्टीपोल के लिए पोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो आपकी गैमा रेडिएशन की टाइप है वो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल है, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। और अगर वो मैग्नेटिक मल्टीपोल है तो आपने L+1 का फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो जनरली अगर मैं आपको लिखूं कि पैरिटी निकालने का फार्मूला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए ये आ गया, ये मैंने क्या किया है, पाई गैमा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, यानी कि मैंने पैरिटी ऑफ गैमा रेडिएशन जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट निकालने का ये फार्मूला और मैग्नेटिक कंपोनेंट निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। अभी ज़रा यहाँ पे आपने देखना है, मैं आपको एक टेबल से समझा रही हूँ। अगर पैरिटी, अब आपने ज़हन में क्या रखना है, हमने पैरिटी का रूल क्या बताया है, पैरिटी का रूल हमने ये बताया है कि गैमा डिके जब होगा तो पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए। तो पैरिटी कंजर्व होने का मतलब ये है कि अगर पैरिटी कंजर्व है तो गैमा डिके पॉसिबल है, ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर पैरिटी कंजर्व नहीं है तो गैमा डिके कि वो जो वो ट्रांजिशन हो रही है, जो वो गैमा डिके है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे अलाउड और नॉट अलाउड स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि L आपके पास होगा तो ही आप पैरिटी जो है वो गैमा रेडिएशन की फाइंड आउट कर सकेंगे। और जब आप पैरिटी गैमा रेडिएशन की फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर आप इनिशियल और फाइनल स्टेट की पैरिटी डिफाइन करके आप अलाउड या नॉट अलाउड ट्रांजिशंस बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो टाइप है डाइपोल में, आपने कहा कि उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल है E1 और मैग्नेटिक डाइपोल है M1। जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जब आपका सिंपल डाइपोल है, जब आपका L जो है वो 1 होता है, जब आपका L2 होता है तो उसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो E2, यानी आपका जो क्वाड्रपोल है उसमें कंपोनेंट होते हैं E2 M2, जब आपकी L की वैल्यू 2 होती है। और जब आपकी L की वैल्यू 3 होती है तो आपके पास जो ऑक्टोपोल बनता है तो E जो है उसकी वैल्यू E3 और जो मैग्नेटिक पोल जो है उसको हम M3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब ये लास्ट में मल्टीपोलैरिटी की ये वैल्यू है, यानी L की ये वैल्यू L1, L2, M2, सॉरी L1 ये भी आपका L1 के लिए है, और ये आपका जब L2 होगा और ये जब आपका L3 होगा। इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ L, और ये आपका L है, ये भी आपके L की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी बेस पे ये आपके पास जो पोल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपने ये बताना है कि आपकी पैरिटी चेंज होती है या नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपकी पैरिटी चेंज होती है या नहीं होती तो उसके हिसाब से आप यस या नो करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम L इज इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है, अगर हम L इज इक्वल टू 1 ले लें, यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 लगाएं तो ये क्या होगा -1, ठीक है। यहाँ पे L इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे अगर आप L की वैल्यू लगा लें तो ये -1 की जब आप पावर 2 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने L की वैल्यू लगाते जाना है और आपने इनिशियल और फाइनल पैरिटी देखते जाना है, ये चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है, इनिशियल और फाइनल एक जैसी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये कंजर्व नहीं है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर पैरिटी चेंज नहीं हो रही, कंजर्व रह रही है, तो वो ट्रांजिशन अलाउड है। अब कैसे, ज़रा एग्जांपल में देखें। अच्छा, ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड अलाउड मल्टीपोल इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन। अलाउड मल्टीपोल निकालने हैं आपने। फाइंड अलाउड मल्टीपोल, कौन से मल्टीपोल या कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है इस ट्रांजिशन में। अब ये ट्रांजिशन कौन सी है, JI से JF में, वो कह रहा है ट्रांजिशन है। अच्छा, ये जो आपको दिया होता है ना 1 और 2, ये आपकी होती है J की वैल्यू, और ये इसके साथ जो भी सिंबल दिया होगा प्लस या माइनस का, ये दी होती है आपकी पैरिटी। इस केस में पैरिटी +1 है, इस केस में पैरिटी -1 है। J की वैल्यू जो है JI की 1 है, JF की 2 है। अब मल्टीपोलैरिटी अलाउड पोल्स आपने निकालने हैं। अलाउड मल्टीपोल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू JI माइनस JF टू ये। तो अगर आप कम से कम वैल्यू देखें तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपकी क्या थी 1, ठीक है, -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है 1 + 2। तो आपकी जो वैल्यू है वो वेरी कहाँ तक करेगी, 1 से 3 तक। अब ये क्योंकि हमने मॉड लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन अपीयर नहीं होगा। 1 से 3 तक तो आपके कितने L की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 1 2 3। तो आपके पास ये अलाउड पोल्स आ गए, ये पोल्स हैं। लेकिन इनमें से अलाउड कौन कौन सा है ये आपने कंफर्म करना है, ठीक है। जब आप L इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ आपका जो मल्टीपोल है वो क्या आएगा, 2⁻1। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये आपका डाइपोल होता है तो इसमें E1 E2 आएगा। जब L इज इक्वल टू 2 आया तो 2⁻2 E2 और M2 इसमें आ जाएगा, यानी कि ये वाले पोल्स होते हैं L2 के। L3 के जो पोल्स हैं वो E3 और M3 हैं, ठीक है। अब ज़रा आपने देखने हैं कि E1 M1 E2 M2 E3 M3 में से ये एक्सपेक्टेड मल्टीपोल्स आ रहे हैं आपके इसके लिए, इस ट्रांजिशन में, यानी कि ये ट्रांजिशंस हो सकती हैं एक्सपेक्टेड। अब इसमें से कौन सी अलाउड हैं और कौन सी नहीं, ये आपने देखना है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, पैरिटी से। अगर पैरिटी सेम आई तो अलाउड है, अगर पैरिटी सेम ना आई तो अलाउड नहीं होगा। इनिशियल पैरिटी मैंने बताई कितनी है, पॉजिटिव। फाइनल पैरिटी कितनी है, नेगेटिव, ठीक है जी। अब देखें ज़रा यहाँ पे, इनिशियल पैरिटी है +1, फाइनल पैरिटी है -1। तो ये कितने को क्या आनी चाहिए, गैमा की पैरिटी। अब यहाँ से आपने खुद से गैस करना है। किस तरह से गैस करना है कि तब आपकी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी जब इनिशियल और फाइनल इक्वल आ जाएगी। तो इनिशियल तो है आपकी +1, फाइनल आपके पास यहाँ पे -1 है। तो पाई गैमा आपके पास कितनी हो कि आपकी ये टोटल पैरिटी कंजर्व हो जाए। टोटल पैरिटी कंजर्व होने के लिए इसको भी +1 होना पड़ेगा, फिर इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होगा, यानी कि ये आपकी दोनों पैरिटीज इक्वल होंगी तो आपकी पैरिटी कंजर्व होगी और आपकी ट्रांजिशन अलाउड होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कहीं -1, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 वैल्यू आएगी तो आपकी ये पैरिटी कंजर्व होगी और आपका ये अलाउड ट्रांजिशन आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा आपने देखना है कि किस किस की वैल्यू -1 आ रही है। ये देखें,
इन चारों में से ये जो आपके 6 आपके पास एक्सपेक्टेड मल्टीपोल थे, इसमें से ये 3 वैल्यूज़ -1 आ रही हैं। ये किसकी वैल्यू आ रही है? गैमा की, पाई गैमा की। तो जो E1 के लिए भी -1 आ रही है, ठीक है, M2 के लिए आ रही है और E3 के लिए। तो ये आपकी अलाउड है, ये ट्रांजिशन आपकी तीनों अलाउड है और ये वाली ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स। फार्मूला आपके पास इनको निकालने का यही है, ये देखिए यही फार्मूला आपके पास है, पाई आई, ठीक है, -1⁻L पाई F, ठीक है। तो पाई आई आपके पास +1 है, ये माइनस, और ये आपके पास जो आपकी वैल्यू थी इसकी -1 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर इसकी वैल्यू -1 आएगी तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये अलाउड होगी। तो अगर आप देखो ना, ये वाला जो है, ये आपके पोल्स डाईपोल के लिए इसकी वैल्यू है E1 और M1 की। E1 की आपके पास -1। अगर आप L की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाएं, अगर आप यहाँ पे L की वैल्यू यानी E1 के लिए L जब आप L = 1 लेते हैं तो इसके पास आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो E1 का फार्मूला क्या होता है, यानी आपने 2 फार्मूले पढ़े हैं। जब आपका इलेक्ट्रिक पोल होगा तो जो फार्मूला है पैरिटी का वो क्या होता है, -1⁻L पाई F, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इनिशियल पैरिटी +1, ठीक है। फॉर L = 1 हम ले रहे हैं, L की वैल्यू कितनी है 1 और पाई F की वैल्यू कितनी है -1। तो -1⁻1 -1 और ये भी -1, तो ये आपकी पैरिटी आ गई इक्वल। तो इसका मतलब है L = 1 जो आपका EL पोल है ये आपका अलाउड है। अब ज़रा M1 का फार्मूला आप देखें, आपने पढ़ा हुआ है M1 का फार्मूला क्या है, -1L + 1 पाई F, ठीक है। तो इधर इनिशियल कितनी है, ये माइनस के लिए अब L की वैल्यू आपने क्या ली है 1 + 1 और ये आपकी -1। तो अब ये कितनी होगी, -1 की पावर 2 हो गई, ये तो बन गया +1, ये -1, ये +1। तो ये आपकी +1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी L1 के लिए जो M1 वाली पोलैरिटी है, जो पैरिटी आ रही है वो कंजर्व नहीं है, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जब आप L = 2 के लिए लेंगे, जब आप L = 2 रखें यहाँ पे, तो आपका E2 हो जाएगा। तो E2 के लिए मतलब E2 का मतलब ये है कि यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी 2, तो L की वैल्यू 2 इसको क्या बना देगी +1, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो M2 की देखें, जब आपका M2 होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2 + 1, यहाँ पे क्या आ गई 2 + 1, तो ये 3 है, तो ये फिर -1 माइनस माइनस प्लस, तो उसके लिए ये आपकी अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो सिलेक्शन रूल में क्या है, पहला जो है वो एंगुलर मोमेंटम का सिलेक्शन रूल है और दूसरा जो है वो आपका पैरिटी कंजर्वेशन का सिलेक्शन रूल है। तो एंगुलर मोमेंटम वाले से आप मल्टीपोलैरिटी यानी पोल्स निकालेंगे कि कितने एक्सपेक्टेड पोल्स हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड पोल्स निकालने का मतलब ये है कि कितनी एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन हैं। तो जितनी एक्सपेक्टेड ट्रांजिशंस हैं उसके बाद आप पैरिटी से चेक करेंगे उनमें से कितनी अलाउड हैं ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं और कितनी जो है वो पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपने गैमा डिके कर लिया। गैमा डिके की जो है वो टाइप्स, कितनी टाइप्स की हैं वो आपने पढ़ लिया कि उसकी मल्टीपोलैरिटी है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक पोल ट्रांजिशंस भी होती हैं और मैग्नेटिक पोल ट्रांजिशन भी। अब यहाँ पे देखें ना आप इसी टेबल में, तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक पोल की ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक पोल की ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल की नहीं हो रही जबकि मैग्नेटिक पोल की हो रही है, ठीक है। तो एट ए टाइम दोनों पोल की ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपकी गैमा रेडिएशंस, तो उनमें से कोई सा भी पोल जो है उसकी ट्रांजिशन पॉसिबल और नहीं है, ये आपको उसके सिलेक्शन रूल से डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर तरह का
जो गैमा डिके हैं वो हर तरह की ट्रांजिशन से जो है वो एमिट हो सकती हैं। गैमा डिके तभी होगा जब आपके ये दोनों रोल्स जो हैं वो ओबे होंगे। ठीक है, क्लासेस को ज़रा क्लियरली समझ लें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से मुझसे कांटेक्ट करें, दोबारा से क्वेश्चन इससे रेलिवेंट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सीलरेटर्स या डिटेक्टर्स का जो है वो चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।